मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं। आज प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग भाग 4 चलते हैं, जिसमें प्रत्यावर्ती परिपथों में हम लोग प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, संधारित्र का प्रयोग करते हैं और कुंडली का प्रयोग करते हैं। तो इन सबको मिलाकर सर्किट बनाई जाती है, यानी परिपथ की रचना की जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के एलिमेंट हैं, अवयव हैं, जिनका कि एसी सर्किट में या एसी परिपथ में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये 3 अवयव हैं, जिनको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ओम में मापते हैं, और संधारित्र कहते हैं, इसका भी प्रतिघात होता है, उसे भी ओम में मापते हैं, और कुंडली भी जो प्रतिघात लगाती है परिपथ में, अवरोध लगाती है, उसे भी हम लोग जो है ओम में ही मापते हैं। तो आइए हम लोग भाग 4 में देखते हैं विभिन्न अवयव। प्रत्यावर्ती में प्रयुक्त विभिन्न अवयव ये आपकी हेडिंग हो गई। अंग्रेजी में कहेंगे तो प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रयुक्त विभिन्न अवयव, हम लोग तीन अवयवों का या 3 का प्रयोग करते हैं। तो लिख लें बेटा, तीन अवयवों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के एसी विभिन्न प्रकार के एसी परिपथों का निर्माण किया जाता है। पहला लिख लें, पहला है प्रतिरोध, रजिस्टर भी बोलेंगे, आर से व्यक्त करते हैं, और ओम में मापते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा है
दूसरे को आप कुंडली भी कह सकते हैं या प्रेरणिक प्रेरणीय प्रेरणीय परिपथ या आप इसे कुंडली भी कह सकते हैं। कुंडली आपके समझने के लिए लिख दिया कुंडली। चलिए परिपथ लिख लीजिए, हटा दीजिए। प्रेरणीय या प्रेरकीय लिख लें या प्रेरकत्व लिख लें, ऐसे लिख लें। इंडक्टर कहेंगे। लिख लें इसे प्रेरकत्व को इसे यल से जहाँ पर बेटा प्रेरकत्व आ जाएगा अथवा प्रेरकत्व को स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं, तो इसे कैपिटल यल आ गया। कैपिटल यल का मतलब आप समझ जाएंगे कि प्रेरकत्व की बात हो रही है या कुंडली की बात हो रही है। और कुंडली में ही प्रेरकत्व होता है अथवा उसे कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं। तो इसे यल से खैर व्यक्त करते हैं, यल से व्यक्त करते हैं। और हेनरी कोष्ठ में H में मापते हैं। और तीसरा आपका हो जाएगा बेटा संधारित्र। संधारित्र को हम लोग इंग्लिश में कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं बेटा। तो लिख लें इसकी धारिता C से व्यक्त की जाती है तथा फैराड में मापी जाती है। तो ये 3 अवयव हैं इलेक्ट्रॉनिक में बेटा, नोट कर लें। चाहे इलेक्ट्रॉनिक में
इन तीनों अवयवों को निष्क्रिय अवयव कहते हैं। तो इन तीन अवयवों जैसे प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है और संधारित्र है, इन तीनों का प्रयोग करके हम लोग एसी में विभिन्न प्रकार के परिपथ का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो परिपथ हम लोग बनाएंगे, सर्किट जिसे कहेंगे, उन सर्किटों में या तो प्रतिरोध लगाएंगे, या तो प्रेरकत्व लगाएंगे यानी कुंडली लगाएंगे, या संधारित्र लगाएंगे, या फिर तीनों लगाएंगे, या फिर कोई दो लगाएंगे, या फिर कोई दो सीरीज में लगाएंगे, एक समांतर में लगाएंगे। ऐसे करके हम लोग विभिन्न प्रकार के परिपथों का निर्माण करते हैं। तो वही बात आपको लिखाई गई कि तीन अवयवों का प्रयोग करके हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ का निर्माण किया जाता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। यदि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो, पहला ही ले लेते हैं। यदि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो, पहला हम लोग लेते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। तो ये पहली पॉइंट इसमें लिख लें, प्रतिरोध का सिंबल है बेटा इस टाइप से। ये हमारा प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिरोध का सिंबल हो गया। इसे ओम में, इसे क्या पढ़ेंगे, ओम में मापते हैं। दूसरी पॉइंट लिख लें, परिपथ बना लें। एसी परिपथ। तो एसी परिपथ हमारा जो है ऐसे लग गया। यहाँ से एसी सप्लाई दे दिया। ये हो गया हमारा परिपथ। ये हो गया कैपिटल आर रेजिस्टेंस, आर ओम में मापेंगे। और यहाँ से आपकी धारा आई चल रही है और यहाँ से भी वोल्ट की सप्लाई दी गई, SUPPLY। तो ये परिपथ हो गया। तीसरी पॉइंट इसमें लिख लें, इसमें का मतलब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात हो रही है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में अथवा इसमें लिख लें अथवा पूरा सेंटेंस लिख लें कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ओम का नियम भी कहता है V समान अनुपाते I। तो लिख लें शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में
में वोल्टता भी व धारा I दोनों समान कला कोष्ठ में एक ही कला में या इन फेज होते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टता व धारा दोनों समान कला में या कहेंगे एक ही कला में या इन फेज होते हैं। अगली पॉइंट इसमें लिख लें, सदिश आरेख। तो सदिश आरेख हो जाएगा बेटा, धारा और वोल्टता तो एक ही लाइन से दोनों को व्यक्त करेंगे ऐसे। ये हो गया आपका कैपिटल V और इसी लाइन से आपकी हो जाएगी कैपिटल IV। ये हो गया सदिश आरेख। V और I दोनों एक साथ समान कला, आपको कला और कलांतर, तो कला बताया गया कि कला जो है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज या प्रत्यावर्ती राशि की स्थिति को व्यक्त करता है कला। और कलांतर क्या है, जब कोई राशि वोल्टेज या धारा में से आगे चलती है और कोई तब पीछे चलेगी, तब हम कहेंगे कि दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं, अतः उनमें कलांतर है। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे। जो आगे चलेगा वो लीड करेगा या अग्रगामी हो जाएगा, और जो पीछे चलेगा उसे पश्चगामी कहेंगे या लैगिंग, अंग्रेजी में लैगिंग बोलेंगे। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि जब वोल्टता व धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा में से जो अपना मैक्सिमम मान अथवा शून्य मान दोनों पहले प्राप्त करे वो अग्रगामी होता है, और जो बाद में अपना अधिकतम मान अथवा शून्य मान प्राप्त करे वह पश्चगामी होता है। तो उनमें कलांतर हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा। और यदि दोनों एक ही साथ अपना वोल्टेज व धारा दोनों एक ही साथ अपना अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करेंगे, तब हम कहेंगे वो एक ही कला में होते हैं अथवा इन फेज होते हैं। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टता व धारा दोनों समान कला में होते हैं अथवा इन फेज होते हैं, अर्थात दोनों अपना अधिकतम मान व न्यूनतम मान एक साथ प्राप्त करते हैं। तो इनका सदिश आरेख ऐसे भी हो गया। और आप अगर इनका ग्राफ खींचना चाहें, इसका ग्राफ खींचना चाहें, 5वीं पॉइंट मान लीजिए, ये लिखना चाहें यहाँ 5वीं पॉइंट, तो 5वीं पॉइंट आप इसका ग्राफ ऐसे भी खींच सकते हैं। 5वीं पॉइंट ग्राफ ऐसे भी खींच सकते हैं। ये वोल्टता का अगर ये ऐसे ग्राफ हुआ, ये ऐसे, ये वोल्टता का मान लीजिए कि हुआ, ये V का ग्राफ हुआ, तो धारा भी ऐसे ही चलेगी। दोनों अपना अधिकतम व न्यूनतम मान एक साथ प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? ये हुआ। अगली पॉइंट, छठा पॉइंट इसमें लिख देते हैं,
चूँकि दोनों V व I दोनों V व I माने वोल्टता व धारा समान कला में होते हैं, अतः बेटा आप कहेंगे अतः कलांतर, अतः कलांतर कोष्ठ में फाई बराबर 0। कोई कलांतर नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक ही कला में है, अतः कलांतर। कलांतर को कहेंगे फेज डिफरेंस। अंग्रेजी में कलांतर को क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस या कलांतर फाई बराबर 0 होता है। तो अगली पॉइंट हो गई 7वीं पॉइंट, अतः शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणक कास फाई बराबर कास 0। ये देखिए फाई का मान 0 बराबर कास 0 बराबर 1, और ये हो गया मैक्सिमम। क्लियर हो गया? इस प्रकार से ये मिटा देते हैं ऐसे। इस प्रकार से आप देखेंगे पॉइंट वहीं चल रही है। इस प्रकार शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर सर्वाधिक होता है, और 1 होता है। नोट बेटा लिख लें। पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच में होता है, और इसका अधिकतम मान
एक होता है जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में होता है। तो इस तरह से शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में यदि हम लोग सर्किट बनावें और कुछ न प्रयोग करें, केवल रेजिस्टेंस का प्रयोग करें, शुद्ध प्रतिरोध का प्रयोग करें, तो हम देखेंगे कि ये उसकी विशेषताएं हैं। उसमें पावर फैक्टर जो है अधिकतम 1 हो जाएगा। शुद्ध प्रतिरोधी में पावर फैक्टर अधिकतम 1 हो जाएगा, क्योंकि शक्ति गुणक कास फाई, और चूंकि इसमें कलांतर होता नहीं है। ओम ने बताया कि शुद्ध प्रतिरोध में ओम ने बताया कि V समान अनुपाते I होता है। ओम साहब ने क्या बताया? ओम ने बताया कि V समान अनुपाते I। अतः जब V अपना अधिकतम मान प्राप्त करता है तो I भी अधिकतम मान प्राप्त करता है। अतः ओम के नियमानुसार, या ओम को ऐसे लिख देते हैं, शुद्धता के साथ अगर ओम को लिख दिया जाए तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ओम के नियमानुसार V समान अनुपाते I है बेटा। तो अगर V बढ़ेगा तो I भी उसी अनुपात में बढ़ता है, और V घटेगा तो I भी उसी अनुपात में घटेगा। इस तरह से शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टता व धारा एक साथ अपना अधिकतम मान और शून्य मान प्राप्त करते हैं। अतः न तो कोई आगे चलता है, न तो कोई पीछे चलता है। इसलिए इसमें कलांतर शून्य होता है, फेज डिफरेंस शून्य होता है। कलांतर को हम लोग अंग्रेजी में फेज डिफरेंस कहते हैं, और उसे फाई से व्यक्त करते हैं। तो फाई का मान शून्य होता है। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया कि इसी कलांतर यानी फाई का, कोण फाई का यदि कास ले लिया जाए तो उसी को हम लोग शक्ति गुणक कहते हैं। कलांतर वोल्टेज व धारा के बीच में जो कोण बन रहा है, जितना वो आगे और पीछे चल रहे हैं, उसका यदि कास ले लिया जाए तो उसी को शक्ति गुणक या अंग्रेजी में पावर फैक्टर कहते हैं। तो इस तरह से इसी फाई का कास ले लिया गया तो उसे कहेंगे कास फाई। और फाई का मान शून्य है बेटा, तो लिखेंगे कास शून्य। और कास शून्य का मान 1 होता है, अधिकतम 1 अधिकतम है। कास का और कोई भी मान लेंगे, कास 90 लेंगे तो कास 90 का मान शून्य हो जाएगा। इस तरह से कास 0 का मान अधिकतम 1 होता है, और वह किस परिपथ में है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में। तो इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि पावर फैक्टर सर्वाधिक किसमें होगा, तो आप कहेंगे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर सर्वाधिक होता है। और कितना होता है? 1 होता है। मैक्सिमम इसका मान 1 है। 0 से 1 के बीच में ही इसका मान होगा 0.8 होगा। इंडिया में जो मानक मान है वो 0.8 है, वो भी लिख लीजिए, चाहे तो वो भी लिख लें। अगली पॉइंट लिख लें इसी में, भारत में पावर फैक्टर कोष्ठ में कास फाई का, कभी कभी पूछा है तो लिख लें, तो कभी कभी पावर फैक्टर कास फाई का मानक मान 0.8 रखा गया है। यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे कास फाई का मान आप पढ़ेंगे तो कहीं आएगा 1/2 आएगा, कहीं करणी में 3/2 आएगा, ऐसे आएगा। तो इसका कोई मात्रक नहीं है, केवल मान आता है। तो इस तरह से पावर फैक्टर का मानक मान इतना रखा गया है। ये हो गया आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ से
संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के विषय में अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं और सारी बातें आपको समझाई गई हैं, कोई ये भी नहीं है कि वैसे बता दी गई हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, इसमें अगली पॉइंट देखते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में। इसी में बेटा अगली पॉइंट लिख लें कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में बोल्टता समीकरण, अगली पॉइंट लिख लेंगे बोल्टता समीकरण। तो V बराबर हो जाएगा V मैक्स साइन ओमेगा टी। चूँकि कोई ना आगे चल रहा है ना कोई पीछे चल रहा है, कालांतर शून्य है, पावर फैक्टर का मान 1 है, अतः शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में बोल्टता समीकरण V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी होगा। तो धारा समीकरण हो जाएगा, तो धारा समीकरण हो जाएगा, धारा समीकरण हो जाएगा I बराबर I मैक्स या मैक्सिमम मान साइन ओमेगा टी। कोई ना आगे चल रहा है ना कोई पीछे चल रहा है, इस तरह से दोनों के समीकरण हो जाएंगे और सारी बातें इस तरह से आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग अगला लेते हैं शुद्ध प्रेरकत्व। जब आपके AC परिपथ में हम केवल जो है कुंडली का प्रयोग करें, शुद्ध इंडक्टर का प्रयोग करें, तब हमारा क्या होगा, परिपथ की विशेषताएं क्या क्या होंगी, तब लिख लें शुद्ध प्रेरकत्व। अगली पॉइंट लिख लें AC परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व। तो जब AC परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व का प्रयोग करेंगे तो क्या क्या उसकी विशेषताएं होंगी। तो पहली पॉइंट तो परिपथ ही लिख लें, परिपथ बना लेते हैं बेटा। ये हो गया हमारा परिपथ। यहाँ से V वोल्ट की सप्लाई हो गई, I एम्पियर की धारा इसमें जा रही है और इसका प्रेरकत्व जो है L हो गया। अब लिख लें दूसरी पॉइंट इसका लिख लें, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में कुंडली
धारा के बहाव में जो अवरोध उत्पन्न करती है उसे प्रेरणिक प्रतिघात पोस्ट में इंडक्टिव रिएक्टेंस उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे एक्सेल से व्यक्त करते हैं। एक्सेल से व्यक्त करते हैं तथा ओम में मापते हैं। ओम में मापते हैं। अतः कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल बराबर 2πfl ओम होता है। ये प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल बराबर 2πfl। पाई का मान बेटा 3.14 है। एफ आवृत्ति है हर्ट्ज में। एफ क्या है? आवृत्ति है हर्ट्ज में। और यल क्या है? प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व है हेनरी में। प्रेरकत्व हेनरी में, आवृत्ति है हर्ट्ज में, और पाई का मान 3.14 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और इतना आएगा ओम। मापेंगे बेटा इसे ओम में ही, लेकिन इसे प्रतिरोध नहीं बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? प्रतिघात बोलेंगे अथवा रिएक्टेंस बोलेंगे। कुंडली का रिएक्टेंस कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और मापेंगे ओम में ही। और उसका फार्मूला है एक्सएल बराबर 2πfl। दो ही है। पाई का मान 3.14 या 22/7 होता है, जानते ही हैं। यह फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है एसी की। एसी वोल्टता की जो भी आवृत्ति होगी वो 50 हर्ट्ज इंडिया में मानक रखी गई है, वो हर्ट्ज में। और यल जो है प्रेरकत्व है या स्वप्रेरण गुणांक है, जिसे हेनरी में मापते हैं, एच से व्यक्त करते हैं। तो ये बातें हो गई। अगली पॉइंट, तीसरी पॉइंट इसमें लिख लें। इसमें वोल्टता भी धारा I से
90 कोष्ठ में π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, 90 कोष्ठ में π/2 रेडियन अग्रगामी होता है। चौथा, सदिश आरेख तब खींचेंगे सदिश आरेख अगर बोल्टता का खींचेंगे तो बोल्टता का सदिश आरेख ऐसे हो जाएगा। इधर की ओर हो गया VL, तो इधर की ओर हो जाएगा IL। धारा 90 पश्चगामी है। कोई लड़का कह सकता है कि बोल्टता धारा से 90 पश्चगामी है या बोल्टता धारा I से 90 या π/2 रेडियन अग्रगामी होता है। बोल्टता भी कामा धारा I से 90 अथवा π/2 रेडियन अग्रगामी होता है। कोई लड़का इसके विपरीत भी इसी बात को व्यक्त करने के लिए ऐसे भी कह सकता है कि धारा I बोल्टता से 90 पश्चगामी होती है। तो ये देखिए ना, ये 90 हो गया, ये हो गया 90 पश्चगामी है। नीचे की ओर अगर ऊपर की ओर खींच दिया जाता, ग्राफ में देखिए ना, ग्राफ में ऐसे आप लोग खींचते हैं तो ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो अगर ऊपर की ओर हम लोग खींचते तो अग्रगामी हो जाता। हम लोग धारा को नीचे यल लिख दिया ताकि आपके समझ में आ जाए कि हम लोग जो है शुद्ध जो है वो प्रेरकत्व की बात कर रहे हैं, कुंडली की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यल शब्द उसमें लगा दिया गया ताकि आपको याद रहे कि प्रेरकत्व का वोल्टेज और प्रेरकत्व की धारा में कलांतर कितने अंश का है, 90 अंश का, अथवा इसी को कहेंगे π/2 रेडियन का है। कितने का है? अब इससे जाहिर हो रहा है कि वोल्टेज जो है धारा से 90 अग्रगामी है। वोल्टेज क्या है? धारा से 90 अग्रगामी है। तो वही बात हिंदी में यहाँ लिखा भी गया है कि इसमें वोल्टता भी कामा धारा I से 90 अथवा π/2 रेडियन अग्रगामी होता है। सदिश आरेख फिर इस टाइप से बनेगा। अगर हम लोग धारा IL को नीचे खींच दे तो हो गई पश्चगामी। अगर कोई लड़का गलती से ऊपर की ओर खींच देगा तब पढ़ा जाएगा कि वोल्टेज से धारा 90 अग्रगामी हो गई। अब इनका जो है सदिश आरेख आपने देख लिया। अब हम लोग जो है इसका समीकरण देखते हैं। अगली पॉइंट जो भी रहेगी उसको आप लिख लेंगे। अगली पॉइंट वोल्टता का समीकरण, तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण। तो लिखेंगे V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। तो धारा 90 पीछे चल रही है तो धारा समीकरण हो जाएगा I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ऐसे हो जाएगा। तब हम समझ जाएंगे, हम लोग देखकर ही इस समीकरण को समझ जाएंगे
कि वोल्टेज से ये π/2 रेडियन अथवा 90 अंश धारा पीछे चल रही, जिसका सदिश आरेख आपने वैसे बनाया था। तो वोल्टता का समीकरण V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी लिखेंगे, तो धारा का समीकरण ऐसे भी लिखेंगे, अथवा इस बात को कोई लड़का ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। धारा का अगर समीकरण ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा है, ऐसे भी आपने लिखा। धारा का समीकरण आप लिख सकते हैं, धारा का समीकरण I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी, अगर कोई लड़का लिखना चाहे तो लिख दे ऐसे, और फिर V बराबर लिख दे V मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसे भी लिख देंगे, तब भी समझ में आएगा। ये वोल्टता का समीकरण हो गया, ये वोल्टता समीकरण हो गया। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ज़्यादा सुटेबल ऐसे है। पहले वोल्टेज का समीकरण हम लिखेंगे, फिर धारा, क्योंकि वोल्टेज लगाने के बाद ही तब मुक्त इलेक्ट्रॉन परिपथ में दौड़ने लगते हैं और हमें धारा मिलने लगती है। तो चाहे ऐसे समीकरण भी लिखें, ज़्यादा सुटेबल है, और कोई बच्चा ऐसे भी लिखेगा तो भी वो सही है कि भाई धारा जो भी है उससे वोल्टेज 90 अंश प्लस हो गया। प्लस का मतलब ये 90 अंश आगे चल रहा है। अब दोनों में कलांतर चूंकि 90 अंश का है, अगली पॉइंट मिटा देते हैं, या अगली पॉइंट तब हो जाएगा, अगली पॉइंट हो जाएगा। अतः कलांतर हो गया, फेज डिफरेंस इसे कहेंगे, कलांतर फाई बराबर π/2 रेडियन, π/2 रेडियन या 90 अंश, ये हो गया कलांतर फाई का मान। अतः पावर फैक्टर अगली लाइन में हो जाएगा, पावर फैक्टर कास फाई बराबर हो जाएगा कास 90 बराबर हो जाएगा 0। देख लें, इसमें पावर फैक्टर 0 होता है। कुंडली में पावर फैक्टर का मान कितना है? 0 है। तो याद कर लें, बहुत पूछता है कभी कभी कि कुंडली का पावर फैक्टर कितना होगा या इंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है। तो देखें, दोनों में कलांतर 90 अंश का, यहाँ पर -π/2 लिखा है, π/2 रेडियन का मतलब 90 अंश का कलांतर है। और इसी का यदि कास ले लिया जाए तो उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। तो कलांतर फाई का कास ले लिया गया तो कास 0, ये कास फाई हो गया, और फाई का मान 90 अंश है तो लिख दिया गया कास 90 अंश बराबर 0। तो इसमें पावर फैक्टर 0 होता है। अब अगली पॉइंट, इसी में अगर शक्ति लाश की भी बात करें तो अगली पॉइंट आप कहेंगे, अगली पॉइंट मैं यहाँ मिटाकर लिख देता हूँ, यहाँ पर अगली पॉइंट शक्ति लाश या शक्ति। तो शक्ति P बराबर होता है VI कास फाई, और कास फाई का मान यहाँ पर देख रहे हैं, कास फाई का मान 0 है। कास फाई का मान क्या है? इसका मान 0 है। तो 0 से गुणा करेंगे तो पावर P बराबर 0। तो शक्ति लाश जो है, वो शक्ति लाश जो है वो 0 होता है। कुंडली में पावर लॉस 0 है। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ अथवा बेटा कुंडली में पावर लॉस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्रतिरोधी परिपथ में VI कास फाई का मान वहाँ पर 1 है अधिकतम, तो वहाँ पर सर्वाधिक पावर हो जाएगी। अगला है वो आपका
शुद्ध प्रेरकत्व भी खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं संधारित्र पर या धारिती। शुद्ध धारितीय परिपथ। तीसरा वाला हम लोग ले लेते हैं शुद्ध तो परिपथ बना देते हैं शुद्ध धारितीय परिपथ। यहाँ से 20 वोल्ट की सप्लाई हो गई, यहाँ से I एम्पियर की धारा इसमें बहेगी और ये संधारित्र C हो गया और XC बराबर हो गया 1/2 पाई FC ओम। ये आपका परिपथ हो गया। ये परिपथ हो गया। इधर आप चाहें तो सदिश आरेख भी खींच दें। सदिश आरेख, सदिश आरेख बेटा, पहले अगर वोल्टता का समीकरण खींचें तो ये हो गया V C फॉर संधारित्र कैपेसिटर और इससे जो है धारा 90 अंश अग्रगामी है तो ये हो गया ऐसे हो गया VI। ये IC लिख दें, IC धारा है ना, IC ऐसे। अब ये 90 अंश जो है 90 अंश कोष्ठ में π/2 रेडियन, इसमें धारा अग्रगामी हो गई। क्या हो गई? धारा 90 अंश अग्रगामी हो गई। सदिश आरेख में धारा 90 अंश अग्रगामी। चलिए, तो ये सदिश आरेख भी आपका बन गया, ये परिपथ हो गया, ये परिपथ हो गया और ये सदिश आरेख भी आपका बन गया इस टाइप से। तो ये आपकी पहली पॉइंट एक तरह से हो गई, ये हो गई आपकी दूसरी पॉइंट। हम लोग तीसरी पॉइंट लिख लेते हैं, तीसरी पॉइंट लिख लेते हैं। संधारित्र AC परिपथ में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे संधारित्र का
प्रतिघात, कोष्ठ में कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं एक्सी से व्यक्त करते हैं। तथा ओम में मापते हैं। अगली पॉइंट हो गया एक्सी बराबर 1/2πfc ओम, ये याद कर लें। कुंडली का प्रतिघात, ये हो गया प्रतिघात, इसी को कहेंगे प्रतिघात। प्रतिघात एक्सी बराबर 1/2πfc ओम। आगे देख लें इसी में पॉइंट, धारितीय परिपथ में धारा IC VC से 90 अंश अग्रगामी होती है। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, इसमें कलांतर फाई बराबर 90 अंश या π/2 रेडियन। अगली पॉइंट लिख लें पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हो गया cos फाई बराबर cos 90 अंश बराबर 0। तो पावर फैक्टर का मान 0 होता है। अगली पॉइंट, शक्ति लॉस हो गया E बराबर VI cos 90 बराबर 0। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि परिपथ में भी पावर फैक्टर का मान 0 है और 0 है, लेकिन अग्रगामी है क्योंकि धारा लीड कर रही है, धारा आगे चल रही है। 0 लेकिन इसे कहेंगे अग्रगामी, 0 अग्रगामी। और कुंडली में पश्चगामी है, वहाँ पर भी पावर फैक्टर आपका 0 है, लेकिन वहाँ पर वो पश्चगामी है। और शक्ति लाश जो है P बराबर VI cos 90 हो जाएगा और उससे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और हम लोगों को देखने लायक है
कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, देखिए ना, और संधारित्र की धारिता बढ़ा दी जाए तो आपका संधारित्र परिपथ में कम अवरोध उत्पन्न करेगा। देखिए ना, XC बराबर 2πfc, F और C का मान बढ़ा दिया जाए, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, ज़्यादा से भाग देंगे, भाग कम बार जाएगी, तो आपका प्रतिघात जो है वो कम हो जाएगा, यानी कुंडली अथवा हमारा संधारित्र की, ये दोनों की बातें आपसे प्रश्न में कर सकता है। तो अभी हम लोग उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आइए, ये इससे संबंधित मेन टॉपिक्स हो गए। अब हम लोग दोनों की थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं। ये तो संधारित्र का हो गया। ऐसे ही अगर कुंडली के लिए आपने लिखा है, कुंडली के लिए आपने लिखा है XL बराबर 2πfL ओम, ये कुंडली के लिए लिखा। ये आपका कॉइल या कुंडली के लिए है, और ये वाला जो है संधारित्र के लिए है। ये संधारित्र का प्रतिघात है, ये कुंडली का ये प्रतिघात है। प्रतिघात XL बराबर 2πfL ओम, और ये भी ओम है। अब दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो क्या होगा। पहली पॉइंट देखें, F बढ़ाने पर तब आप कहेंगे संधारित्र का F का मान ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा से भाग देने पर भाग कम जाएगा, तो आंसर कम आएगा, यानी प्रतिघात कम हो जाएगा। तो F यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर संधारित्र का प्रतिघात घटता है। संधारित्र का प्रतिघात क्या होगा, घटता है। और इसमें देखिए यह बढ़ाने पर सीधे ये बढ़ेगा, तो इसमें लिख लें जबकि कुंडली का प्रतिघात XL बढ़ता है। यह है अंतर। ऐसे ही अगली पॉइंट इसमें अगर लिखना चाहें तो लिख लें, धारिता C बढ़ाने पर संधारित्र का प्रतिघात घटता है। अर्थात ज़्यादा धारिता वाले संधारित्र, ज़्यादा धारिता वाले संधारित्र परिपथ में कम अवरोध
उत्पन्न करते हैं। ज़्यादा वाले कम अवरोध उत्पन्न करेंगे और कम धारिता वाले संधारित्र जिनकी धारिता C का मान कम होगा, ये बटे में है तो ये जिसका कम होगा कम से भाग देंगे, भाग ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्रतिघात ज़्यादा आ जाएगा। और प्रतिघात है क्या, तो आपको बेटा बताया गया कि कुंडली या संधारित्र परिपथ में धारा के बहाव में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उसी को हम लोग प्रतिघात कहते हैं। यदि कुंडली है तो उसको हम लोग कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यदि ये प्रतिघात या ये अवरोध जो है संधारित्र उत्पन्न कर रहा है तो उसे कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसे XC से डिनोट करेंगे। और XC का फार्मूला ये है, इसे याद कर लें। और जबकि कुंडली का जो प्रतिघात है वो XL है। इसे अवरोध ये भी उत्पन्न करेगा, मापेंगे ओम में ही, मापेंगे ओम में, लेकिन इसे जो है कुंडली का प्रतिरोध अथवा संधारित्र का प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, बल्कि संधारित्र का प्रतिघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिघात बोलेंगे, अंग्रेजी में रिएक्टेंस बोलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाने पर कुंडली का प्रतिघात बढ़ता है जबकि संधारित्र का प्रतिघात घटता है। तो ये विशेषता रही। तो इस तरह से हम लोग ये तीनों एलिमेंट्स या अवयव AC परिपथों में खूब प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की सर्किट हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। अभी हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे कि इन तीनों को एक साथ लगा दिया जाए या किन्हीं दोनों को एक साथ लगा दिया जाए, अथवा सीरीज में लगा दिया जाए या पैरेलल में लगा दिया जाए, तो हमारी कितनी धारा बहेगी, कितना पावर फैक्टर हो जाएगा, कौन अग्रगामी हो जाएगा, कौन पश्चगामी हो जाएगा, कितना शक्ति लाश हो जाएगा, इन सब बातों की गणना हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।